नहीं आता है, बोल ही नहीं रहा है कुछ। हिमांगी, हाँ सर। कॉमन एन इफेक्ट लिखने आता है कि नहीं आता है? मेरे को तो नहीं लगता सर मेरे को आता होगा। तो कॉमन एन इफेक्ट तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा? कॉमन एन इफेक्ट तो मस्ट है। सर तो मैं मतलब बाकी प्रॉब्लम जो होता था ना अभी तक, जो भी सब्जेक्ट हुआ मतलब जो भी चैप्टर हुआ उसमें हम निहार सर के साथ साथ बनाते थे तो धीरे धीरे सीख जाते थे। इसमें सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आयनिक इक्विलिब्रियम भारी है। हम बहुत पहले ही बोल रहे थे, हम सिंपल लैंग्वेज बोल रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम भारी है। केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स में आयनिक, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स आता है। केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। और आयनिक तो रिडॉक्स भी इतना टफ मेरे हिसाब से रिडॉक्स टफ नहीं है, उसका एक टाइट्रेशन का पार्ट टफ है, अदरवाइज रिडॉक्स आसान है। आयनिक का पार्ट सीखने के बाद भी भारी है। सीखने के बाद भी आप कुछ कुछ केसेस वगैरह हमेशा मिस कर दिया करेंगे, हमेशा उसमें प्रॉब्लम होता है। आयनिक भारी है, बट उसका कॉमन एन इफेक्ट थोड़ा प्रिसाइजली करने आना चाहिए। कॉमन एन इफेक्ट बहुत ही मस्त टॉपिक है मेरे हिसाब से। अगर कॉमन एन इफेक्ट आता है तो रिलेटिवली जिंदगी आसान है, हम ये बोलेंगे। कॉमन एन इफेक्ट क्या होता है ये तुम लोगों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं एक दिन। आज हम कॉमन एन इफेक्ट एक्सप्लेन कर देते हैं तुम लोगों को, और उसके बाद फिर हम तुम लोगों को आराम से आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्विंग बताएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं। क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में टॉपिक बहुत ही छोटा है, टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ही मस्ट होते हैं। क्वेश्चन में मतलब लोग भूल जाते हैं कुछ करना है, ऐसा भी करना होता है, तो काफी डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है क्वेश्चन। एक मिनट, कॉमन आयन इफेक्ट, चलो ध्यान दो। हम लोग अभी कॉमन आयन इफेक्ट की बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की थोड़ी बात करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन दे रखा है ए बी, जो कि ए एंड बी में डिसोसिएट कर रहा है, और मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका, तो जैसे ऐसा लिखे कि T इक्वल टू 0 पे अगर C कंसंट्रेशन है, और जब इक्विलिब्रियम पे गए तो मान के चल रहे हैं कि हम लोगों का X पार्ट डिसोसिएट हुआ। अगर X पार्ट डिसोसिएट होगा तो बचेगा C माइनस एक्स, सामने X एंड X, इतना तो सबको मालूम है। ये इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब अगर हम एक छोटा सा कंडीशन ऐड करें, इफ y amount of B is added at equilibrium, अगर हम लोग B वाले पार्ट का y अमाउंट ऐड कर देते हैं, ये हम लोगों ने पॉइंट बोला है, ठीक है। तो अब तुम लोगों में से जिसको भी जवाब देना है आराम से जवाब दो। अगर B को ऐड करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड। ये तो हम लोगों ने सुन रखा है केमिकल इक्विलिब्रियम के लीचे प्रिंसिपल वाले पार्ट में, कि अगर हम लोग प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, अगर रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो फॉरवर्ड जाता है। तो जैसे एक चीज मालूम पड़ गया, जैसे ही हम लोग बी को ऐड करेंगे तो हम लोगों का रिएक्शन का जो डायरेक्शन है ये बैकवर्ड जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। बट ये सोचो कि जिस इंस्टेंट पे हम लोग बी को ऐड करेंगे, जिस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग बी को ऐड करेंगे, उस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों का जो कंसंट्रेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा तो हम लोगों का डिस्टर्ब होगा, तो C माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स प्लस वाई निकल के आएगा, क्योंकि जस्ट अभी हम लोगों ने B को ऐड किया है। जैसे ही B को ऐड किया, इसका कंसंट्रेशन अपने नॉर्मल अमाउंट वाले पार्ट से थोड़ा बढ़ जाएगा, ये हम लोग आराम से बोल सकते हैं। पहला चीज, रिएक्शन अब बैकवर्ड जाएगा, ये मालूम है सबको। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो हम लोग का ए वाला पार्ट कम होगा, बी वाला पार्ट भी कम होगा, मतलब ए एंड बी दोनों के दोनों कम होगा, ये हम लोग आराम से सोच सकते हैं। तो जब ए वाला पार्ट कम होगा तो मान लेते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग का जेड अमाउंट गया। हम अलग अलग वेरिएबल्स इसीलिए लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, कि हम लोग के बैकवर्ड डायरेक्शन में जेड अमाउंट चला गया, मान लेते हैं। तो अगर हम लोगों का एक्स अमाउंट था, जेड अमाउंट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने पे खत्म हो गया, तो बचेगा एक्स माइनस जेड। और ए और बी क्योंकि 1:1 रेशियो में है, तो जितना इसका अमाउंट इनिशियली था उसमें से जेड अमाउंट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, और सामने वाले पार्ट में जितना अमाउंट था इनिशियली उसमें हम लोग का जेड वाला पार्ट एड अप हो जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से सोच सकते हैं। ये हम लोगों का रिएक्शन बैकवर्ड जाने पे फाइनल अमाउंट लिखने का तरीका हो सकता है। ये सबसे बेसिक चीज जो अपने को मालूम होना चाहिए। अब हम इसमें एक छोटा सा चेंजेस कर रहे हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं जहां तक हमको ध्यान है।
अगर मान लो मेरे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, या सॉलिड क्या, नॉर्मल एक सब्सटेंस भी ले लो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग को ए मिल रहा और यहाँ पे हम लोग को बी मिल रहा। हम लोग दो कंटेनर और दूसरा एक और भी हम रिएक्शन ले रहे हैं, दूसरा रिएक्शन ले रहे हैं बी सी। यहाँ से हम लोग को बी मिल रहा और सी मिल रहा। हम लोग अभी ये दोनों के दोनों रिएक्शंस को अलग अलग कंटेनर में करा रहे हैं। ए बी वाला रिएक्शन अलग चल रहा और बी सी वाला रिएक्शन अलग चल रहा, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। या यहाँ पे एक काम करते, ए सी कर देते, ज्यादा बेटर होगा। ऐसा हम लोग का ए बी वाला पार्ट रिएक्शन अलग चल रहा है, हम लोग का ए सी वाला पार्ट रिएक्शन अलग चल रहा है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। तो अगर दोनों के दोनों रिएक्शंस अलग चल रहा है तब क्या होगा? तो तब हम लोग नॉर्मली इस तरीके से रिएक्शन लिखा करते थे कि T इक्वल टू 0 पे अगर C कंसंट्रेशन है, या C1 बोल लो, तो T इक्वल टू जब इक्विलिब्रियम पे जाते थे तो C1 माइनस एक्स, सामने x लिखेंगे और यहाँ पे भी x लिखेंगे, ये नॉर्मली होना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे वाले पार्ट की जब बात करें तो नीचे वाले पार्ट में हम लोगों का T इक्वल टू 0 पे C2 कंसंट्रेशन है। जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो उस केस में C2 माइनस y कर देते हैं, सामने y और y बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं। ये दोनों जब अलग अलग कंटेनर्स में थे तब के लिए था, ठीक है, दोनों भी अलग अलग कंटेनर्स में हो रहे हैं। अगर हम लोग इन दोनों रिएक्शंस को एक ही कंटेनर में कर दें, तो एक ही कंटेनर है और उसमें ए बी एंड ए सी दोनों है, तो पहले ए बी वाले पार्ट को ए और बी से मतलब था, जो कि हम लोग को ए बी की तरफ से मिल रहा था, और ए सी वाले पार्ट को भी ए एंड सी से मतलब था, जो कि ए सी की तरफ से मिल रहा था। बट अभी क्योंकि हम लोगों ने ए बी एंड ए सी दोनों डाल दिया, तो ए बी की तरफ से ए एंड बी मिलेगा, ए सी की तरफ से ए एंड सी मिलेगा, जिसके वजह से ए वाला पार्ट तो कॉमन निकल के आ रहा है, दिख रहा है कि ए वाला पार्ट कॉमन है। अब ए बी वाले पार्ट को थोड़ा ना मालूम पड़ रहा है कि उसका जो ए है वो कहाँ से आया है, उसको थोड़ा ना समझ में आ रहा है कि ए वाला पार्ट ए बी की तरफ से आया है कि ए सी की तरफ से आया है, उसको केवल ए दिखाई दे रहा है। मतलब इतना उसके अंदर सेंस नहीं कि वो ए के बारे में जज कर पाए कि अमाउंट वहां से आया कि वहां से आया है। हम लोगों को ओवरऑल ए बी के रिस्पेक्ट में अगर बात करना पड़े तो ए बी को ये दिखाई देगा कि हम लोगों के पास ए का जो अमाउंट है ये टोटल मिला के है। सिमिलरली ए सी वाले पार्ट को भी दिखाई देगा कि ए का जो अमाउंट है वो टोटल के बराबर है। अब ये दोनों चीजें अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि ए बी वाला पार्ट ए सी वाला पार्ट दोनों के लिए ए कॉमन हो गया, तो ए कॉमन होने से कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। क्या चेंज हो सकता है उसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि जैसे मान लो पहला रिएक्शन है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया, दूसरा रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम आया, दोनों अलग अलग कंटेनर्स में हो रहे थे, बट जैसे ही दोनों को हम लोगों ने कॉमन कंटेनर में डाला तो कॉमन कंटेनर में डालने की वजह से ए का पार्ट कॉमन हो जाएगा। मतलब ए का अमाउंट इक्विलिब्रियम पे जितना होना चाहिए था ए बी के लिए उतना नहीं है, बढ़ गया, जैसा भी ऊपर लिखा था कि हम लोगों का ए बी से डिसोसिएशन होने पे कुछ बना था, बट हम लोगों ने बाहर से बी डाल दिया, तो बी का अमाउंट बढ़ने से रिएक्शन डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे जब एक रिएक्शन हो रहा था तो दिक्कत नहीं था, इक्विलिब्रियम आ चुका था, बट जैसे ही दोनों को हम लोगों ने कॉमन किया तो कॉमन करने की वजह से हम लोगों का किसी एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ता हुआ दिख गया। तो अगर ये बढ़ गया है मतलब रिएक्शन वाला पार्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में ऊपर वाला रिएक्शन गया तो मान लेते हैं कुछ बैकवर्ड में गया, तो यहाँ से x माइनस जेड कर देते हैं, यहाँ पे भी x प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा, और सामने वाले पार्ट में c माइनस एक्स प्लस जेड हो जाएगा, और नीचे वाले पार्ट में हम इसको w कर देते हैं। W पार्ट बैकवर्ड जाएगा क्योंकि नीचे वाले का भी अमाउंट बढ़ गया है, तो नीचे वाला रिएक्शन भी बैकवर्ड जाएगा, तो इसका मतलब रिएक्शन वाले पार्ट में कुछ अमाउंट घटेगा y माइनस डब्ल्यू, फिर x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, और c2 माइनस वाई प्लस डब्ल्यू, ऐसा कुछ बन के आना चाहिए। तो जैसे इतने सारे वेरिएबल्स आदमी का दिमाग खराब करेंगे, तो नॉर्मली किया क्या जाता है, इन वेरिएबल्स को हटा दिया जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट जब हम लोगों के इक्विलिब्रियम में एक साथ जाएंगे, तो जो इक्विलिब्रियम दोनों के कॉमन होने पे बन रहा है, जैसे यहाँ पे इसकी बात करते हैं c माइनस एक्स प्लस जेड, तो यहाँ देख के मालूम पड़ रहा है कि जो अमाउंट डिसोसिएट होगा दैट इज इक्वल टू c माइनस एक्स माइनस जेड। मतलब इसमें से बाहर हम लोग माइनस माइनस करेंगे तो प्लस निकल के आ जाएगा। तो एक्चुअल में ए बी का जो नेट डिसोसिएटेड अमाउंट है, मतलब अगर दोनों को कॉमन कर दिए तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, ये अमाउंट हम लोग का बच गया। तो जो नेट डिसोसिएटेड अमाउंट के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज इक्वल टू c1 माइनस एक्स माइनस जेड
ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, और इसको नॉर्मली C1 माइनस एक्स बोल दिया जाता है। मतलब ये बोला जाता है कि जो टोटल डिसोसिएशन है उसको एक्स मान लो। अगर बहुत डिटेल में बात करेंगे तो इनिशियल इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में हम लोग का डिसोसिएशन चेंज हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल डिसोसिएशन आया, दैट एक्चुअल डिसोसिएशन इज कंसिडर्ड एज एक्स, और यहाँ से सामने एक्स बनेगा, सामने वाले पार्ट में हम लोग का एक्स बनेगा। सिमिलरली नीचे वाले पार्ट में हम लोग एक्सप्रेशन में C2 माइनस वाई कर देते हैं, यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा उसको पूरा y, सामने y बनेगा एंड y बनेगा। एंड क्योंकि a वाला पार्ट कॉमन था, a वाला पार्ट दोनों रिएक्शंस में कॉमन है, तो इस केस में जो कॉमन अमाउंट है उसको ऐड अप कर दो। ये एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका है। लिखने का तरीका एकदम सिंपल तरीके से याद रखना अभी के लिए कि इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग का इक्वेशन दिया, ए बी वाला पार्ट a प्लस बी बनाया, ए सी वाला पार्ट a प्लस सी बनाया, C1 कंसंट्रेशन है, यहाँ से C1 माइनस एक्स होगा, सामने x बनेगा एंड x बनेगा। दूसरा C2 माइनस y बनेगा, y बनेगा एंड y बनेगा। लेकिन क्योंकि a वाला पार्ट कॉमन है तो इसलिए हम लोग आराम से यहाँ पे x प्लस वाई लिख के काम कर सकते हैं। ये हम लोग के लिखने का एक नॉर्मल सा तरीका हो जाएगा अपने ए बी एंड ए सी वाले पार्ट के लिए। इस चीज को ध्यान रखना है। तो जब हम लोगों का दोनों रिएक्शन कॉमन चलेगा, एक ही कंटेनर में चलेगा, तो ये हम लोग के एक्सप्रेशंस को लिखने का तरीका है। इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब ये हम लोग एक्सप्रेशन का लिखने का एक नॉर्मल सा तरीका हो सकता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि हम लोग का ए वाला पार्ट कॉमन है, तो जब दो रिएक्टेंट्स में ए वाला पार्ट कॉमन है तो इसको हम लोगों ने कॉमन तरीके से लिखने की कोशिश की। अगर इसमें हम छोटा सा मॉडिफिकेशन करें कि हम लोगों का जो ए वाला पार्ट है ये एक आयन है, बी वाला पार्ट एक आयन है, ए वाला पार्ट एक आयन, सी वाला पार्ट एक आयन है, तो हम लोगों का दोनों रिएक्शन में आयन कॉमन हो गया। और अगर आयन कॉमन हो गया तो इसी चीज को हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट बोल देते हैं। समझ में आया सबको ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? हिमांगी, हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर। यस तो सर। ये मत सोचना है कि कॉमन आयन इफेक्ट कुछ बहुत दिमाग खाने वाला टाइप का चीज है। जो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में साइमल्टेनियस इक्वेशन किए हैं वही साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम कुछ नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम जस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम इन द फॉर्म ऑफ आयंस, तो इसलिए उसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं हम लोग। तो कॉमन आयन इफेक्ट साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन है जहाँ पे आयंस कॉमन हो जाएंगे। एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम लिखना है जैसे यहाँ लिखा, C1 माइनस एक्स, C2 माइनस वाई, इस तरीके से काम कर सकते हैं। ऑल्दो आयनिक इक्विलिब्रियम में रिलेटिवली चीज आसान है, एक सेंस आसान होता है कि हमेशा ट्राई किया जाता है कि एक जगह पे इक्विलिब्रियम आए, दूसरी जगह पे ना आए। जैसे तुम लोगों ने एक छोटा सा चीज सुना होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला दिन ये चीज डेफिनेशन में आया होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कुछ याद है किसी को? जो कुछ भी याद है तो बता सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। सर एक कंडक्टिंग फ्लूइड होता है। इतना सब अंग्रेजी अंग्रेजी सब बताते रहता सर है ना वैसे यार। सब्सटेंसेस होते हैं जो आयोनाइज हो सकते हैं जो आयंस में या फिर कन्वर्ट हो प्रोड्यूस कर सकते सकते हैं हैं, आयंस। कैन बी कन्वर्टेड इनटू आयंस या कैन बी डिसोसिएटेड इनटू आयंस। मतलब एक्वस सर मीडियम में डाल के AgNO3 होगा इलेक्ट्रोलाइट। क्या AgNO3। एकदम होगा। हाँ सर, वो हम बोलने में नहीं समझा पाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट जो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें दो तरह का कैटेगराइजेशन है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो इस केस में 100% डिसोसिएशन है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। कंप्लीटली डिसोसिएट्स या कंप्लीटली आयोनाइज होने की बात कर सकते हैं। जबकि दूसरे वाले पार्ट में अल्फा इज लेस देन 1 पार्शियल डिसोसिएशन होता है, मतलब कम डिसोसिएशन होता है, हम लोग ऐसा आराम से बोल सकते हैं। अब जैसे होता क्या है कि मान लो एक आयन है AB, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट करके A प्लस और B माइनस बनाएगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का भी कुछ अमाउंट होना है और प्रोडक्ट का भी कुछ अमाउंट होना है। अगर हम लोग AB का 1 मोल लेके चले और 100% डिसोसिएशन है, मतलब ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना। जब पूरा खत्म होगा तो रिएक्टेंट बचा ही नहीं। इक्विलिब्रियम तब आएगा जब रिएक्टेंट का अमाउंट बचेगा। प्रोडक्ट बनना चाहिए बट रिएक्टेंट भी बनना बचा हुआ रहना चाहिए। अगर प्रोडक्ट खत्म हो गया
मतलब इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा, इसको हम लोग सिंपली यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन के साइन से डिनोट कर रहे हैं। 1 मोल पूरा खत्म होगा, प्रोडक्ट में एक एंड 1 मोल का फॉर्मेशन कराएगा, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखने का है कि ए बी वाला पार्ट डिसोसिएट करके ए प्लस एंड बी माइनस का फॉर्मेशन किया 1-1 मोल के लिए, ऐसा बोल दिया हम लोगों ने। सबसे सिंपल सा चीज। अब जैसे मान लो कि हम लोग ए बी वाले पार्ट को डिसोसिएशन तो कर दिए, ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, 100% डिसोसिएशन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम नहीं है इसका मतलब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी बात नहीं कर सकते। मतलब जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों डिफाइन करना, सिंपल सी ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके चलें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट आराम से पार्शियल डिसोसिएशन करेगा, मतलब रिएक्टेंट बचेगा, और जब रिएक्टेंट बचेगा तो इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आएगा। इस छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना। अगर सवाल में एकदम सिंपल से लैंग्वेज में बोल रहे हैं, अगर सवाल, चलो लिख ही देते हैं, अगर क्वेश्चन में के इक्विलिब्रियम दिया हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज है। अगर सवाल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी डिफाइन करेंगे जब इक्विलिब्रियम आता हो। इक्विलिब्रियम कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं आता, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो ए बी वाला पार्ट डिसोसिएट किया, ए प्लस और बी माइनस बनाया, ऐसा बोल दिया। अब जैसे मान लो हम ऐसा लिखे कि ए बी वाला पार्ट डिसोसिएट करके ए प्लस एंड बी माइनस बनाया, ये हम लोग का वीक इलेक्ट्रोलाइट था, तो इसका के इक्विलिब्रियम डिफाइन कर दिया। अब हम ऐसा बोल दें कि हम लोगों का एक और इलेक्ट्रोलाइट है AC, कि AC वाला पार्ट हम लोगों का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एंड ये पार्ट डिसोसिएट करके A प्लस एंड C माइनस बना रहा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इस बार। तो जैसे होगा क्या कि हम लोग क्या करते थे कि हम लोग T=0 पे C1 कंसंट्रेशन लेते हैं, नीचे वाले पार्ट में T=0 पे C कंसंट्रेशन ले लो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ए प्लस कितना बनाएगा C माइनस कितना बनाएगा C, मतलब ऐसा आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों का T=0 पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट करने वाला है, फर्क ही नहीं पड़ रहा हम लोगों को कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग का अमाउंट कितना लेके चल रहे हैं। जबकि ए बी वाला पार्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो नॉर्मली हम लोग ऐसा लिखते थे कि C1 माइनस एक्स होगा, सामने x बनेगा, लेकिन अगर ये दोनों सेम कंटेनर में है तो दिख रहा है कि हम लोगों को कॉमन आयन इफेक्ट मिलने वाला है यहाँ पे। अगर कॉमन आयन इफेक्ट मिलने वाला है तो जिस तरीके से भी हम बोले कि जो हम लोग का एडजस्टेड कंसंट्रेशन होगा, एडजस्टेड अमाउंट दैट विल बी इक्वल टू x, ऐसा मान के चलना है हम लोगों को। एडजस्ट करने के बाद, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन ले जाने के बाद जो नेट डिसोसिएटेड अमाउंट है ये x के बराबर लिखना है। इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब हम लोग जैसे क्या बोले थे कि A प्लस का कंसंट्रेशन दोनों रिएक्शन की तरफ से चाहिए, तो ऊपर के तरफ से x आएगा, नीचे के तरफ से C आया हुआ है, तो टोटल A प्लस का अमाउंट x प्लस C, नीचे भी x प्लस C आराम से मेंशन कर सकते हैं। बाकी पार्ट कॉमन आयन नहीं था तो जैसा है वैसे ही छोड़ दिया। तो हम लोग को मालूम पड़ गया कि हम लोगों का AB का अमाउंट कितना है, दूसरा हम लोगों का A प्लस का अमाउंट कितना है और B माइनस का अमाउंट कितना है। अगर हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट लेके चल रहे हैं तब ये लिखने का तरीका याद रख लो, सीधा याद रखना है। 2-3 बार लिखो इसको, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे मान लो हम लोग लिखे के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ AB। ये आराम से लिख सकते हैं। A प्लस कितना है तो C प्लस एक्स के बराबर है, B माइनस कितना है x के बराबर, और AB कितना है C1 माइनस एक्स के बराबर। ये हम लोग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है जो लिखने आना चाहिए होगा अपने को। ये एकदम बेसिक है कॉमन आयन इफेक्ट का, जो मालूम होना चाहिए। कॉमन इफेक्ट हमेशा ही काम आएगा, तो ये एक्सप्रेशन लिखने का तरीका प्रॉपरली मालूम होना चाहिए। लेक्चर भी हम आज अपलोड कर देंगे, वीडियो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो तुम लोग को देखना होगा तो दोबारा भी देख सकते हैं। तो ये तो के इक्विलिब्रियम हो गया। अब जैसे मान लो हम लोग
हम एक छोटे से लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे मान लो 10 to the power 3 में 1 ऐड करो, तो 10 to the power 3 + 1 का मतलब क्या हो गया कि 1000 में हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं। फर्क पड़ेगा क्या? ये बहुत बचपन में बताया था तुम लोगों को। 1000 में 1 ऐड कर रहे हैं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मतलब बचपन से कैलकुलेशन वगैरह बता रहे तो उसमें ये चीज आया होगा। जैसे मान लो 100 रुपया है, 100 रुपये में 1 रुपया गायब हो गया, 99 बचेगा, बट फर्क पड़ेगा क्या? हाँ विलक्ष बताओ भाई, 100 रुपया में 1 रुपया, अगर तुम्हारे पास 100 रुपये 1 रुपया गायब हो गया तो फर्क पड़ेगा? बहुत कम। बहुत कम। 1000 में 1 रुपया गायब होगा तो फर्क पड़ेगा? और नेग्लिजिबल। और नेग्लिजिबल। हम लोग इस 999 को, इसको इस तरीके से सोचो कि 0.999 को हम लोग आराम से 1 मान लिया करते हैं। ये लिखने का तरीका अपने को बचपन से मालूम है। तो अगर हम लोग 1000 में 1 माइनस कर रहे हैं जब तब फर्क नहीं पड़ रहा, तो 1000 में 1 प्लस करेंगे 1.001। बचपन से सुनते आ रहे, इसको 1 लिखा जा सकता है। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। इनफैक्ट 1000 भी नहीं, 100 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। 100 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग 1.01 की बात कर रहे हैं। 1.01 को 1 माना जा सकता है। इनफैक्ट 1.02 को भी 1 माना जा सकता है, 03 को भी 1 माना जा सकता है, 04 को भी 1 माना जा सकता है। 5 तक जाने के बाद 1 नहीं मानेंगे। 5 से हम लोग 1.05 लिखना शुरू कर देते हैं, उसको 1 नहीं ले सकते। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो बेसिकली 1.03 से लेके 4 तक हम लोग इन सबको नेग्लेक्ट करके आराम से 1 के बराबर पुट आउट कर सकते हैं। इस छोटे से चीज का ध्यान रखना, ये बहुत ही मैटर करेगा अपने आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट के एक्सप्रेशंस में, कैलकुलेशंस को पुट आउट करते वक्त बहुत मैटर करेगा। सबसे बड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम भारी टॉपिक पता है क्यों लगता है? क्योंकि लोगों को यही नहीं समझ में आता कि अप्रोक्सीमेशन लें कि अप्रोक्सीमेशन ना लें। यही लोगों को नहीं समझ में आता। हम सिंपली बोलते हैं तुम छोड़ दो अप्रोक्सीमेशन लेना है कि नहीं लेना है, दिमाग लगाना छोड़ दो। सीधा ये देखो कि मेरा जो वैल्यू है वो इस सेंस में फिट हो रहा है क्या। ये तुम्हारा जजमेंट होगा, इसमें हम बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये तुम लोगों को प्रैक्टिस करते करते हमेशा सोचना पड़ेगा। अभी तुम्हारा लर्निंग स्टेज है, तुमको सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चलो गलती से अप्रोक्सीमेशन, यानी जैसे होता क्या है ना कि सब्जेक्टिव एग्जाम में इसलिए भारी माना जाता था कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन मान के आंसर बनाए और हम लोग का जो आंसर आया वो इस तरह का वैल्यू दिया जिसमें अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है। तो हम लोग को पूरा स्टेप काट के बिना अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये चीज जज करना थोड़ा बस मुश्किल होता है कि अप्रोक्सीमेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसमें ये फंडा फिट बैठेगा कि जब तक हम लोग 100 में 3 तक ऐड कर रहे हैं उसको 100 मान सकते हैं, उसके बाद नहीं मान सकते। अपना काम आराम से होता चला जाएगा, ऐसा सोचा जा सकता है। लक्ष्य का कुछ मैसेज आया है, क्या मैसेज भेजता है जी? अच्छा हाँ, ये भी बताना था। ओके चलो खैर बता देंगे, इसको डिस्कशन क्लास में आराम से बताते रहेंगे। पहले ये चीज देख लेते हैं। हाँ, तो जैसे मान लो कि हम लोग ऐसा मेंशन करें कि हम लोगों का कोई एक एसिड है, मान लो अभी के लिए हम सिंपल सी बात करते हैं। एक सॉल्यूशन है जिसमें H+ का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर, चलो 1 मोलर ले लेते हैं। एक सॉल्यूशन है जहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर है। दूसरा सॉल्यूशन है जहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन हम लोगों का मान लेते हैं 1 मोलर है। दोनों के दोनों सॉल्यूशन अगर एक ही कंटेनर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे मान लो ऐसा दे दिया HCl का कंसंट्रेशन हम लोगों का 1 मोलर है और HBr का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, दोनों एक ही कंटेनर में है। तो जब दोनों एक ही कंटेनर में होगा तो HCl की तरफ से H+ आएगा और HBr की तरफ से भी H+ आएगा, और दोनों क्योंकि एक ही कंटेनर में है तो इसका मतलब वॉल्यूम तो सेम ही है, दोनों का कॉमन वॉल्यूम है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स दोनों की तरफ से जो H+ आएगा वो एड अप हो जाना चाहिए। मतलब टोटल H+ का कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू, आराम से हम लोग 2 के बराबर बोल सकते हैं। और यहाँ से हम लोग H+ जैसे निकल गया तो इसके बाद pH भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। दूसरा सिचुएशन हम बोलते हैं HCl का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, HBr का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। तो पहले वाले की तरफ से H+ जो आएगा इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो गया, दूसरे वाले की तरफ से जो H+ आएगा इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर हो गया। तो जो हम लोगों का H+ नेट होगा, ये H+ नेट विल बी इक्वल टू 1.1 मोलर।
1.1 में उस 1 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से pH आराम से निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सिचुएशन बोलते हैं, HCl का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, HBr का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। तो इस बार हम लोगों का HCl के तरफ से जो H+ आएगा वो तो 1 मोलर रहेगा, HBr के तरफ से जो H+ आएगा 0.01 मोलर रहेगा, एंड H+ जो नेट निकल के आएगा 1.01 मोलर के बराबर होना चाहिए, ऐसा सोचा जा सकता है। अब अभी जैसा हम ऊपर लिखे कि 1.01 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 मोलर ले सकते हैं, तो इस केस में जैसे ऊपर जब बात कर रहे थे तो ऊपर में कोई अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ा क्या? जब 2 आया था तो अच्छी बात है, 2 है, pH निकालो। जब 1.1 आया, कोई बात नहीं, 1 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, 1.01 में 0.1 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, सीधा pH निकालो। लेकिन यहाँ पे 1.01 जब आया तो मालूम पड़ा कि 0.1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन के केस में डाल दिया, बोला कि नहीं, इसमें एक फर्दर स्टेप होगा अप्रोक्सीमेशन का, 1 मोलर कंसंट्रेशन लेके चलेंगे। अब यहाँ से फिर हम लोग pH निकाल सकते हैं। ये हम लोग का प्रॉपर स्टेप होना चाहिए, और यही चीज हम लोग अपने pH के कैलकुलेशंस में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग कब अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं। तो वो सिचुएशंस मतलब डिपेंड करता है तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर, इतना आसान नहीं है वो सिचुएशन जज करना है। यहाँ पे कंसेप्ट नहीं सीखना है, कंसेप्ट तो बहुत आसान है, सीखने के बाद एक क्वेश्चन के अंदर क्या सिचुएशन आ रहा है ये जज करना है, तब उसके बाद आंसर्स पे पहुंच सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ऐसा सोचेंगे, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं। HCl का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 मोलर है, और CH3COOH का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 मोलर है, और इसका Ka का वैल्यू 10⁻⁻5 के बराबर है। मान लो ऐसा एक सिचुएशन दे रखा। अब जो सिचुएशन डाउट में था इसके क्या बोलते हैं हिमांगी के, कि सर अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ मिक्स करें तब क्या होगा। तो तुम अभी दिमाग मत लगाओ इधर उधर, अभी ये मत सोचो कि कॉमन इफेक्ट होगा नहीं होगा क्या होगा, अभी छोड़ो। अभी सिंपली ये सोचो कि हम लोगों के HCl के तरफ से जो H+ आएगा ये कितना आएगा। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना H+ है उतना ही आ जाएगा, मतलब 10⁻⁻1 मोलर, ऐसा सोच सकते हैं। दूसरा, वीक एसिड के केस में H+ कितना आएगा, याद है किसी को? वीक एसिड के केस में कितना H+ का अमाउंट आता है, फॉर्मूला याद है किसी को? याद नहीं है? मेरा नाम याद रखना, H+ का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रूट अंडर CKA, उधर K इंटू C लिखा जाता है, CKA याद रखना। मेरा नाम याद रहेगा तो आने की इक्विलिब्रियम में सही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो H+ इज इक्वल टू रूट अंडर सर CKA। ये बात एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? नहीं रिपीट करेंगे, बताओ यार, ऐसा बात रिपीट करवा रही है। H+ का सर कंसंट्रेशन मेरे इज को इक्वल नहीं टू, क्लियर आया था। H+ का कंसंट्रेशन निकालने आता है वीक एसिड के केस में। सर स्ट्रॉन्ग में तो समझ गए जितना उतना आ जाएगा, वीक में सर आप अपना नाम लिए फिर क्या किए कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो। जब हम लोग का एक वीक एसिड होता है, C कंसंट्रेशन है, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा बनेगा, C अल्फा बनेगा, इतना तो सबको मालूम होता है। K का जो एक्सप्रेशन होता है विल बी इक्वल टू H+ इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई HA, इतना मालूम है कि इसमें भी दिक्कत है। चलो इतना मालूम है, तो अगर हाँ हम सर लोग मालूम है। सारे एक्सप्रेशंस को लिखते चले जाएं तो यहाँ से आएगा K इज इक्वल टू C इंटू अल्फा, मतलब H+ का अमाउंट C इंटू अल्फा, A माइनस का अमाउंट C इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। C कैंसल आउट होगा, बचेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन माना जाता है, जो भी हम ऊपर लिखते हैं ना कि 100 में हम लोग 1 माइनस कर रहे हैं, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं है। तो सिमिलरली अगर 100 के जगह हम लोग 10 ले लेते हैं, तो 10 में हम लोग 0.1 माइनस करेंगे, जैसे 100 में 1 माइनस किया तो 10 में 0.1 माइनस किया, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं। सिमिलरली 1 में 0.01 माइनस करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 1 ले सकते हैं। ये लिखने का तरीका होगा बेसिकली।
तो हम लोग जब अल्फा का वैल्यू बहुत ही छोटा रखेंगे, ये नॉर्मली होता है वीक एसिड में, इफ अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, इसका मतलब 1 में जब अल्फा को, जैसे 1 में 0.01 को हटाए थे तो फर्क नहीं पड़ा था, ये अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। तो हम लोगों का 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो एक्सप्रेशन आएगा सी अल्फा स्क्वायर। ये तो अभी केवल के बराबर का वैल्यू है सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग अल्फा निकालेंगे, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर यहाँ दे रखा है, अगर यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो रूट अंडर के बाई सी होगा। समझ में आया हिमांगी? हाँ सर। तो अल्फा का वैल्यू तो रटना है। अगर हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लिए तो अल्फा का वैल्यू रटना है अपने को। और इस केस में H प्लस का अमाउंट कितना है, C इंटू अल्फा के बराबर। तो बेसिकली जब हम लोग अल्फा मालूम कर चुके और यहाँ से H प्लस का अमाउंट निकालना है, तो H प्लस इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू अगर पुट करते हैं C इंटू रूट अंडर के बाई सी, तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आएगा? बताओ भाई, H प्लस का एक्सप्रेशन क्या आएगा? रूट सी के। समझ में आया हिमांगी? हाँ सर, ये तो आपका इनिशियल है। तो याद रखना, मेरा नाम आयनिक इक्विलिब्रियम में भारी टॉपिक है, तभी तो वहाँ नाम आएगा मेरा, ऐसे आलतू फालतू जगह नाम नहीं आता है मेरा। तो जैसे हम अभी ये चीज बोल रहे थे कि H प्लस का वैल्यू रूट अंडर सी के बराबर है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे अगर मान लो हम लोग यहाँ से H प्लस निकालते हैं वीक एसिड के लिए, तो रूट अंडर सी के ए कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -1 दे रखा, के का वैल्यू 10 टू द पावर -5 दे रखा, तो 10 टू द पावर -6 का अंडर रूट मतलब 10 टू द पावर -3 मोलर होगा। तो एक चीज सोच के देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके तरफ से H प्लस 10 टू द पावर -1 है, मतलब 0.1 के बराबर, और जो वीक एसिड है वहाँ 10 टू द पावर -3 है, मतलब 0.001 के बराबर। तो जैसे हम बोल रहे थे कि 100 के रिस्पेक्ट में 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सिमिलरली 10 के रिस्पेक्ट में 0.1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सिमिलरली 1 के रिस्पेक्ट में 0.01 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सिमिलरली 0.1 के रिस्पेक्ट में 0.001 को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों का एक वीक एसिड है और इसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स करके रखे हुए हम लोग, तो हमको एक चीज बस जज करना होगा थोड़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ से H प्लस कितना आया एंड दूसरा वीक एसिड की तरफ से H प्लस कितना आया। तो अपने को दिख रहा है कि टोटल H प्लस concentration must be equal to H plus from strong acid plus H plus from weak acid। लेकिन 0.1 में जब हम लोग 0.001 को ऐड करेंगे तो ये किसी काम का नहीं है, ये नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो अगर इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो बेसिकली हम लोग का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.1 के बराबर होगा। तो जो H प्लस नेट निकला दैट इज इक्वल टू द H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। तो यहाँ से pH निकाला जा सकता है आराम से। अब ये चीज का जो जजमेंट है ये क्वेश्चन के थ्रू नहीं आएगा, इसमें 2-3-4 क्वेश्चन के थ्रू समझाने होते हैं इन चीजों को। तो जैसे चलो ठीक है, तुम लोग को एक आइडिया लगा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड या दो एसिड को जब ऐड किए तो क्या हो सकता है। तो अभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड का सिनेरियो डाले हैं, एक आइडिया तो लगा, अच्छा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। कब अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, ये हम आज वैसे टाइम खत्म हो गया हम लोग की मीटिंग का, तो कब अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते ये पॉइंट हम तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे सबसे शुरुआत में। एंड साथ ही साथ हम ये भी एक्सप्लेन कर देंगे कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन अगर नहीं ले सकते तब उस केस में क्या करेंगे, अगर अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं तब उस केस में क्या हो सकता है। ये दोनों चीजें हम आराम से एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं यानी कि इक्विलिब्रियम में, उसको सीखने की कोशिश करो, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। भारी टॉपिक है, आराम से धीरे धीरे सीखेंगे। एक बार बेसिक्स जान लो कि बेसिक्स क्या है, बाकी चीजें हम सिखाते हैं आराम से तुम लोगों को, तो उसके लिए कोई लोड नहीं है। और एक सवाल बाकी रह गया लक्ष्य का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है।